हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में सारणिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, सारणिक। ठीक है, सारणिक के बारे में चर्चा करते हैं आज कि ये सारणिक होता क्या है। ठीक, या आप सारणिक में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब सारणिक को हमको समझना है तो हम इस सारणी को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं कि हमारे पास रैखिक बहुपद दिए होते थे, हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा था, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होते थे? रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का मैं व्यापक रूप लेता हूँ। व्यापक रूप क्या था बेटा हमारे पास कि ax + b, ये क्या था? एक चर वाला, है ना। क्या हो, देखो यहाँ पर ना एक चर वाला क्या था? द्विपदीय। ये दो पद है, देखो पहला पद और ये दूसरा पद, तो द्विपदी बहुपद है इज इक्वल टू 0। ये एक चर वाला क्या है? द्विपदी बहुपद है। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ax + b इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पर एक ही समीकरण न लेते हुए दो समीकरण लेता हूँ। क्लियर है? तो देखिए दूसरा समीकरण भी लूंगा तो वो जाएगा ax + b इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपको? नहीं, ये तो एक सेम दिख रहा है। तो हम इसको अलग अलग बना देते हैं। तो मान के चलो इसको मैं a1 ना बोलते हुए a ना बोलते हुए a1 बोल देता हूँ, इसको b ना बोलते हुए b1 बोल देता हूँ, इसको a2 और b2 ये हो गए बदल गए। अब a1 का अर्थ कुछ और होगा और a2 का अर्थ कुछ और होगा। ठीक, तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया कि a1x + b1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या हो गया कि a2x + b2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? सेकेंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे कि ये जो बहुपद हमको प्राप्त हुए तब हम इनको क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब समीकरण नंबर अगर हम बात करें कि समीकरण 1 से, है ना, मैं आपको सारणिक बना करके बता रहा हूं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो रहा है कि यहां पर हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1 को लेते हैं तो a1x इज इक्वल टू b1, a1x क्या है प्लस b1 इज इक्वल टू 0। अब b1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो a1x इज इक्वल टू माइनस b1। ठीक, अब a1 का ट्रांसफर कीजिए तो x इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। ठीक, तो ये x की एक वैल्यू हो चुकी है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब दे देते समीकरण नंबर 2 से, है ना। समीकरण नंबर 2 से अगर बोले तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया है कि a2x + b2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं b2 का इधर ट्रांसफर करूं तो a2x इज इक्वल टू माइनस b2। अब देखो a2 का ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। क्लियर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से, है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 2 व समीकरण 2 नहीं है 3 है ना, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो माइनस b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। क्लियर, देखो माइनस से माइनस कैंसल। अब देखिए इसका मैं ट्रांसफर इधर कर देता हूं, मैं क्या कम करने वाला हूं, ये हो जाएगा a1, देखो ना ध्यान से, ये इधर जाने पर a1 b1 हो जाएगा, या आप ऐसा बोलेंगे कि अगर इसका ट्रांसफर इधर करते हैं तो ये हो जाएगा b1 a2 और इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a1 b2। ठीक, इसका ट्रांसफर इधर कीजिए तो क्या होगा? अब ये हो जाएगा a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका मैंने ट्रांसफर इधर किया तो ये निगेटिव हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया हमको? 0 प्राप्त हो गया। हम इसको दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 5। तो मैं समीकरण नंबर जो 5 है मेरे पास, समीकरण नंबर 5 से, है ना, या समीकरण नंबर 5 को हम क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो देखो ना ध्यान से, क्या आया कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिखा। तो अगर मैं इसको ऐसा न लिखते हुए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि a1 b1 a2 और ये क्या हो जाएगा? b2। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है तो 0 राइट कर सकता हूं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आपको एक बात ये समझ में आ जाना चाहिए कि समीकरण में
5 और व इसको अगर मैं समीकरण नंबर 6 दे दूँ 6 से, तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि A1 ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक सारणिक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और हमारे पास ये सारणिक प्राप्त हो गया। क्लियर है, इसको बोलते हैं सारणिक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसको अब क्या कहेंगे, देखो ना ध्यान से कि ये कितने क्रम का, देखो इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, पंक्ति इसको कहते हैं। तो पंक्ति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पंक्ति किसको कहते हैं कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई भी सारणिक को हम कभी भी क्या किसे करते हैं, दंड के रूप में यूज करते हैं, है ना, दंड के रूप में लिखते हैं। अब देखो कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर क्षैतिज लाइन दी है ना, क्षैतिज लाइन दी है तो इसको हम पंक्ति कहते हैं, और पंक्ति कहते हैं इसको हम R1 R2 वह R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऊर्ध्वाधर लाइन की बात करूँ, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन में जितने भी एलिमेंट दिए हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो इसको C1 C2 C3 कह सकता हूँ। तो पंक्ति और स्तंभ तो मैंने आपको किसमें, आव्यूह में समझा दिया था कि पंक्ति कैसे कहते हैं, आव्यूह कैसे कहते हैं। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह समझ में आ गई। अब देखो इसमें देखो कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी, पहली बात आपको यहाँ याद रखना है, फिर मैं आपको 3x3 क्रम के लेके चलूंगा, बाकी इनका विस्तार भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी बेटा कि अगर कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, है ना, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है A, और मैं अगर उस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मान के चलो A इज इक्वल टू, है ना, A इज इक्वल टू, या ऐसे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ऐसा था हमारे पास कि कोई भी A, है ना, A1 A2 सॉरी A1, अगर हम इसकी बात करें हमने कुछ रॉन्ग लिखा क्या, यस A1, यस गलत लिखा है हमने। हम इसको क्या करेंगे, इसको A1, इसको B1 देंगे और इसको A2 देंगे। ठीक है, तभी तो A1 इंटू B2, ठीक है, एंड B2 इंटू A1। ठीक है, सही है। अब देखिए ये लाइन हो चुकी है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर A1 B1 A2 B2, ठीक, या कुछ इसको A1 दे देते हैं, A2 और ये क्या हो जाएगा हमारा B1। ठीक, तो वैसे ही इसको दे देते हम कि ये हो जाएगा हमारा A2 एंड इसको दे देते हैं हम B2। ठीक, ऐसे टर्म में लेके चलेंगे। क्लियर है? अब देखिए कि अब क्या कहेंगे हम कि अगर मैंने कहा कि A मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू A1, इसको दे देते हैं हम A2, ये हो जाएगा B1 एंड B2। ठीक, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 A2 B1 B2। अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह, आव्यूह एक क्या होती है, एक आयताकार रचना होती है। अब आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि इसमें ये अगर क्या है n क्रॉस n कोटि का है या m क्रॉस m कोटि का है, मतलब जितनी पंक्ति है उतनी क्या होनी चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। अगर ये n क्रॉस n कोटि का होगा तो क्या होगा, ये एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इस वर्ग आव्यूह को ही मैं क्या कर सकता हूँ, सारणिक में बना सकता हूँ। तो सारणिक कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखते हैं हम बेटा A, इसको मॉड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। A मॉड इज इक्वल टू, इसको अब लिखेंगे, अब यहाँ कोष्ठक हट जाएगा, अब ये मॉड के रूप में रिप्रेजेंट होगा A1 A2 B1 एंड B2। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। हम इसको हम क्या कहते हैं, डेट भी कहते हैं ना, डेट A भी कहते हैं, इसको हम डेट A भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो क्या हो गया कि आपको यहाँ पर मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इसमें देखो दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है, मतलब 2x2 क्रम का एक मैट्रिक्स हो रहा है। ये सॉरी क्या हो रहा है, डिटरमिनेट्स हो रहा है, आव्यूह सॉरी सारणिक हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आव्यूह इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने आव्यूह पढ़ा है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए आपको मैट्रिक्स किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि आपको सबसे पहले पंक्ति समझ में आ गई, पंक्ति समझ में आ गई कि पंक्ति क्या होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से पंक्ति, पंक्ति जिसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक है, रो, कॉलम सॉरी रो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पंक्ति, पंक्ति क्या होती है कि यदि आप किसी भी, है ना, किसी भी, अगर मैंने बोला कि अगर मेरे पास A B C D अगर मैट्रिक्स है, एक सॉरी डिटरमिनेंट्स है, दिया गया है, तो पंक्ति क्या होती है कि इस प्रकार से क्षैतिज रेखामर या क्षैतिज रूप में लिखे गए, या क्षैतिज रूप जो दिख रहा है आपको, इसमें जितने भी एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। देखो क्षैतिज वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, पंक्ति वाले एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम स्तंभ कहें, स्तंभ जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो कॉलम क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए
आपके पास पंक्ति हो चुका है, कॉलम हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं कि संकेत की, किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्या बात करेंगे हम, संकेत। तो देखो ना, संकेत कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी भी सारणिक को हम या तो डेल से रिप्रेजेंट करेंगे या हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे या डी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसकी अगर कोटि की बात करूं मैं, तो कोटि हमेशा याद रखना है आपको कि कितनी होती है, n क्रॉस n क्रम की होती है। मतलब कोटि में अगर आप बात करें तो ये हमेशा कैसा होता है बेटा, हमेशा वर्ग या वर्गात्मक, है ना, वर्गात्मक रचना होती है, ठीक है। ये हमेशा वर्गात्मक होता है, मतलब जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसमें जितनी पंक्ति होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, इसमें स्तंभ होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट टाइप, इसको अब मैं क्लीन यहाँ से कर देता हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो सबसे पहले आप, अगर हम थोड़ी सी चर्चा आगे करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर हम बता दें तो पहला क्या हो रहा है कि 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक, है ना। 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक क्या होता है, तो 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक, अगर मैंने कहा कि हमारे पास डेल है तो डेल इज इक्वल टू, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट होगा। मतलब ऐसा सारणिक जिसमें एक रो और एक कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं हम, 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर सेकंड की अगर हम बात करें और इसका जो प्रसार होगा वो यही वैल्यू हो जाती है, मतलब कि ए की वैल्यू ए ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह बोले, क्रम का आव्यूह, ये सॉरी सारणिक, फिर से वही आव्यूह आ रहा है, ठीक है। सारणिक की बात करें तो क्या हो रहा है कि इसको बोलेंगे डेल इज इक्वल टू, इसको कहेंगे हम A1 A2 B1 एंड B2, ठीक, A1 A2 B1 एंड B2। इतनी बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू, अब इसका प्रसार देखते हैं, ये तो सारणिक तो समझ में आ गया। अब 2 क्रॉस 2 क्रम के जो सारणिक है उसका प्रसार क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आप कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि A1 का मल्टीप्लाई, देखो यानी मतलब ऐसा, पहले मुख्य विकर्ण, यहाँ मुख्य विकर्ण नहीं बताया क्या मैंने, चलो मुख्य विकर्ण भी देख लेते हैं। मुख्य विकर्ण, वैसे तो मुख्य विकर्ण आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आव्यूह में हमने मुख्य विकर्ण की बात कही गई थी, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है बेटा, कि अगर हम बात करें कि बाएं से, है ना, बाएं के ऊपर वाले, है ना, अगर बाएं हाथ की, अगर किसी भी सारणी की बात करें तो किसी भी सारणी के बाएं हाथ वाले ऊपर वाले एलिमेंट से अगर हम दाएं वाले हाथ के नीचे वाले एलिमेंट को अगर मिला दे तो जो हमारे पास एलिमेंट फाइंड होते हैं उसे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मुख्य विकर्ण, सबसे पहले हमको क्या करना है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, मतलब A1 क्या हो जाएगा, A1 B2, फिर आपको क्या करना है, ऋण लगाना है, माइनस, ठीक। अब क्या हो जाएगा, A2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सॉरी हाँ, B1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, A2 में करेंगे, तो हो जाएगा B1 A2। इस प्रकार से इसका प्रसार किया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड, 3 क्रॉस 3 क्रम का सारणिक, ठीक है, सारणिक। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3, ओके। अब देखिए इसका प्रसार कैसे करेंगे आप, देखो ना इसमें कितने 3 क्रॉस 3 क्रम है, मतलब 3 क्रॉस 3 है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसमें, देख लो 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। अब देखो इसका प्रसार कैसे करेंगे, तो इसका प्रसार होता है बेटा, सबसे पहले आप किसी एक पंक्ति को लीजिए, या तो एक पंक्ति इसको लो इसको लो इसको लो, या एक स्तंभ को लीजिए, किसी भी एक स्तंभ को ले सकते हैं। एक पंक्ति या एक स्तंभ को ले करके हम प्रसार करते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस पंक्ति को लिया, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति को ले रहा हूँ। जब फर्स्ट पंक्ति को ले रहा हूँ तो फर्स्ट पंक्ति के हिसाब से विस्तार कर रहा हूँ, मतलब R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो हो जाएगा A1, है ना। जब मैं A1 का विस्तार कर रहा हूँ तो उसको आप फर्स्ट कंडीशन में, अब देखो ध्यान से, A1 जब राइट किया तो ध्यान से देखिए, अब किसका मल्टीप्लाई, देखो ये जब इस रो का एलिमेंट लिया और इस कॉलम का एलिमेंट लिया तो इसको छोड़ दो, अब जो बचे उसको ले लो, तो हो जाएगा B2 B3 C2 एंड C3, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ लगेगा माइनस, उसको बोलेंगे A2, ठीक। क्यों लगता है उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा कि यहाँ पर A1 बोला लेकिन यहाँ पर माइनस A2, मतलब कि A2 क्यों बोल रहा हूँ, मैं प्लस भी कहूँगा बट कब होगा वो भी चर्चा कर लेंगे, ठीक।
अब मैंने कहा कि A2 लिया, तो अब ये इस रो में आया और इस कॉलम में आया, इनको छोड़ दो। अब बच्चे जो एलिमेंट है उनकी बात करते हैं, तो हो जाएगा B1 B3 C1 एंड C3। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगेगा और ये हो जाएगा A3। अभी जब आप उपसारणिक पढ़ोगे और सहखंडज पढ़ोगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लेते हैं। ठीक, अब देखो मैंने बोल रहा हूं कि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी, A3 की। A3 बोला तो अब देखो ना, A3 इस रो में आया, इस कॉलम में आया, तो इसको छोड़ दो, इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट को छोड़ दो, तो हमारे पास ये बचा, तो हम इसको बोलेंगे B1 B2 C1 एंड C2। ठीक, चलिए अब इज इम्प्लाइज, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा A1, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था मुख्य विकर्ण मतलब B2 ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C3 माइनस C2 एंड B3। ठीक, माइनस A2, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 एंड B3। ठीक, प्लस A3 और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। ओके, तो इस प्रकार इनका विस्तार होता है। अब देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो ये किस प्लेस पर है, ये बेटा A11 के प्लेस पर है, A11 के प्लेस पर है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। जब विस्तार करते हैं तो इसका फार्मूला होता है सहखंडज निकालने का। सहखंडज कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है कि -1 दी होल रेस टू दी पावर, -1 दी होल रेस टू दी पावर I प्लस जे, ठीक है, I प्लस जे इनटू, अब क्या होगा, अगर ये A11 बोला तो इसका उपसारणिक M11 आएगा। ठीक है, ये बात समझ ले लो कि अगर मैंने कहा कि मैं A11 निकाल रहा हूँ, Aij निकाल रहा हूँ, ठीक है, Aij इज इक्वल टू, फार्मूला होता है Aij इज इक्वल टू -1 दी होल रेस टू दी पावर I प्लस जे और Mi और ये हो जाता है j। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अंतर्गत लिखा जाता है। अब देखो ना, ये 1 1 है तो मैं बोलूँगा कि 1 + 1 मतलब कि -1 पर अगर किसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी, तो ये +1 होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 1 1 2 होगा, ये 1 2 के प्लेस पर है, अरे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ना, तो 1 2 3 की पावर होगी तो -1 ही रह जाएगा, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। ठीक, हाँ, दूसरी बात कि अगर मैं इसको तब पॉजिटिव लूँगा जब मैं इसका उल्टा मल्टीप्लाई करूँगा, तब पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा याद ना रखें, आपको सीधे मुख्य विकर्ण वाली कंडीशन याद रखनी है, इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव लो। अब सेकंड में रो की बात करता तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव होता है। इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, टर्म चेंज होती है, किसके कारण, सहखंडज के कारण। खंडज ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, है ना, सहखंडज। ठीक है, खंडज ये आगे पढ़ेंगे सहखंडज को। ठीक, तो अभी आपको यहाँ पर 1 क्रॉस 1 क्रम, 2 क्रॉस 2 क्रम और 3 क्रॉस 3 क्रम के मैट्रिक्स तथा इनका प्रसार भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया बेटा कि 2 4 -1 and 2 एक हमारे पास सारणिक दिया गया है, का मान ज्ञात करना है। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। मैंने प्रसार आपको अभी यही बताया था, ठीक है, कि प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब क्या काम करेंगे बेटा यहाँ पर कि सबसे पहले हल में जब भी आपको मैथ्स देती है तो आप इसको मान लीजिए कि माना क्या हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा। माना डेल इज इक्वल टू ही मानना है आपको, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 4 -1 and 2। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पर मैंने बोला था पहले मुख्य विकर्णों को हल करना है, तो क्या होगा 2 × क्या बोला था मैंने, यहाँ पर ऐसा था ना कि A1 A2 B1 B2 सो इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1, यही कहा था मैंने। तो क्या हो जाएगा कि देखो ना, A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, B2 की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा। तो एक बार ऐसा समझ लो कि 2 × 2 इसको राइट करेंगे। अब यहाँ लगता है माइनस, ठीक है। अब A2 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा, या B1 में करूँगा, मतलब कि B1 A2 हो जाएगा, मतलब इसको मैं बोलूँगा -1 × 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 × 2 4 माइनस कितना होगा, -1 × 4 -4, तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए नहीं, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना 4 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 8, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखते बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, देखिए दिया गया हमारे पास, तो इसको भी ले लेते हैं। माना डेल इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, मुख्य विकर्णों को पहले हल करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताया था, यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे। अब x × x कितना होगा, x², फिर ये होगा माइनस। अब देखो ना, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस 1,
और ये हो जाएगा x+1। ठीक, इसको बड़े कोष्टक में लेके चलते हैं क्योंकि माइनस साइन का फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए x इंटू एक्स, अरे सीधी बात देखो ना, a माइनस, देखो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ये हो जाएगा x² माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x², देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव x², नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1, x² पॉजिटिव x² नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है कि डेल इज इक्वल टू, एक हमारे पास सारणिक दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए जब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसे आप रो या कॉलम ले कि जिसमें ज़्यादा क्या है, एलिमेंट जीरो हो जाए, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 0 वाली कंडीशन है, लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूँ, कन्फ्यूज ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं क्या फर्स्ट रो वाला मैंने यूज़ किया था, तो फर्स्ट रो को ही लेके चलता हूँ। वैसे तो मैं 2 तरीके बता दूंगा आपको कि कैसे इसको भी हल करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। चलो, तो पहले डेल की वैल्यू निकाल रहे, तो डेल इज इक्वल टू, सीधे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो यार, बार बार वही लिखना नहीं है अपने को, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो फर्स्ट रो के सापेक्ष में क्या कर रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ, तो हो गया 1, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है, -0। अब यहाँ माइनस बोला था तो माइनस, और ये 2 लिखा था कि नहीं फार्मूला बाजू में, देख लेना है ना। अब देखो 2 बोला, अब क्या काम करूंगा, ये देखो इस रो के भी एलिमेंट और इस कॉलम के भी एलिमेंट छोड़ूंगा, बचे कितना -1 4, और ये 0 और ये 0। देखो -1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, -4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक, फिर कितना होगा +4। ठीक है, अब ये रो, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, छोड़ दो, इनकी बात करें तो -1 इंटू 1 -1, और ये का -4 इंटू 3 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो 0 -0 0 0 -0 तो 0 सभी का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और ये -0 मतलब +0 कर दो, और ये हो जाएगा +4 इंटू कितना होगा -13, तो होगा -13 है ना, इज इक्वल टू 0 का कोई महत्व होता है क्या, नहीं, तो 13 का गुना में 4 में कर दूँ कितना होता है कि 3 चौ 12 की 2 हासिल का 1, और 4 1 कम 4 और 1 5, 52, ऋण 52, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा तरीका, डेल इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, या दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, डेल इज इक्वल टू, अब देखो ना ये थर्ड कॉलम जो है ना, थर्ड कॉलम है हमारे पास। अब इस थर्ड कॉलम की अगर हम बात करें तो क्या है थर्ड कॉलम में, कि थर्ड कॉलम में देखो एक ही एलिमेंट 4 है, बाकी सब 0 0 है, तो इस कॉलम रो को ले लो, तो मैं क्या बोल रहे हैं, सॉरी कॉलम को लो, तो C3 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो ना किस प्लेस में, ये लास्ट वाले प्लेस में, मतलब 3 3 के 3 3 मतलब 6, -1⁻⁶ कितना होगा, बोलो ना 1 ही होगा, मतलब ये पॉजिटिव होता है, तो 4, और कितना होगा, जब ये कॉलम ये रो हो गया तो ये एलिमेंट बच गए, देखो इस कॉलम में आया, इस रो में आया और इस कॉलम में आया, तो मतलब इनको छोड़ दो, बाकी बचिए, तो -1 इंटू 1 -1, और कितना होगा 4 इंटू 13 कितना, 3 कितना होगा -12 हो जाएगा। अब देखो ना, अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अब 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो करना ही नहीं है, मैं एक बार बता दूं आपको, जब 0 वाली कंडीशन आती है तो पूरा 0 हो जाता है, सीधे सीधे आप हल करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू -13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -52, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कि इसका पूरा विस्तार देखना है। देखो कितना हो गया 4 इंटू, अब देखो ना 4 इंटू ये टर्म हो गई, अब मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा सेकंड कंडीशन के लिए, अब ये हो गया 0, अब देखो ये कॉलम, ये रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूटेगा, मतलब बचा क्या मेरे पास 1 इंटू 1 1 होगा, और ये क्या होगा -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +0, अब देखो +0, अब ये इस रो में आया, इस कॉलम में आया, छोड़ो, अब बच कितना क्या मेरे पास 1 2 -1 3, तो जाएगा 1 इंटू 3 3 माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा 2। अब देखो यार इसको करोगे, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बात खत्म है, 0 कोई महत्व का नहीं इसलिए आ रहा था। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें तो जाएगा डेल इज इक्वल टू, अब देखो ना, अब यहाँ फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं, फर्स्ट रो की बात करते हैं, है ना, जब फर्स्ट रो की बात करेंगे हम तो क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट रो की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 वाली टर्म है, 0 हो गया, 0 इंटू इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन बी यानी स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक, अब क्या होने वाला है यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू,
अब देखो ना, इस कॉलम और इस रो को छोड़ूंगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कितना होगा माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, सॉरी साइन नहीं कॉस है, क्या है हमारे पास कॉस। अब देखिए प्लस, अब ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो क्या होगा प्लस और माइनस माइनस, और ये जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। अब ये इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन, है ना, माइनस ही है ना, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो हो जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब देखो ना ये टर्म हो गई, अब देखो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तब कितना होने वाला है, देखिए इज इक्वल टू, जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 होने वाला है, चलो छोड़ो, माइनस साइन का, अब साइन का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, देखो साइन का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 0 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा और ये होगा साइन बीटा, ठीक। अब कितना होगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा जो कहते हो रखो इंटू, अब क्या कर रहे हैं कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस कॉस का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0, ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया 0। अब इन चिन्ह का अंदर गुना कर दो तो ये 0 में कोई महत्व ही नहीं, तो माइनस 0 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये जाएगा साइन बीटा, ठीक, माइनस। अब कितना होने वाला है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन बीटा और ये प्लस 0, 0 से 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, ये कितना हो गया 0, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी बेटा 0, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहा है कि यदि 3 एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू यदि एक जो डिटर्मिनेंट्स है इसके बराबर भी डिटर्मिनेंट्स होगा तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। चलो इसका हल यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ठीक है, कितना हो जाएगा, ये दिया है 3 और ये x और ये 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये दिया है 3 2 4 और ये 1, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 3, x का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 3 और ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका देखो ये 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है, कैंसिल कर दो, देखो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल। अब देखो ना एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल लूँगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट प्लस और माइनस निकलेगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2 और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।